नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का जो माइनर पेपर है, कॉमर्स में जो माइनर पेपर चलता है क्रेडिट मैनेजमेंट, उसके वन शॉट क्लास को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अपने माइनर पेपर में क्रेडिट मैनेजमेंट का सिलेक्शन कर रखा है सेकेंड सेमेस्टर में, उसके लिए एग्ज़ाम खास है या ये पेपर उसके लिए खास है। सिलेबस है आपका बहुत छोटा सा सिलेबस है, और इस सिलेबस की डिटेल जो क्लासेज है यूनिट वाइज हमने बहुत पहले ही आपके लिए अपलोड कर रखी है, यूनिट वाइज है। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर बाइलिंगुअल भी लेके आओ, उसमें सिर्फ इंग्लिश है, तो आज हम बाइलिंगुअल इस क्लास को रखने वाले हैं। और इस पेपर से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पे वन शॉट है तो थोड़ा समराइज में हम चलेंगे, और बाकी आपको डिटेल क्लास देखनी है, आप यूनिट वाइज क्लासेस देखना, वहाँ से आप उसको और अच्छा समझ पाओगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की। तो पहला ही है क्रेडिट मैनेजमेंट। आपसे यही पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट मैनेजमेंट। ऋण प्रबंधन क्या होता है, या इसका दूसरा नाम अगर मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में लिखूँ तो इसको साख प्रबंधन भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में भी साख प्रबंधन का नाम ज़्यादा दिखेगा ऋण प्रबंधन की बजाय। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखो, दो शब्द से बना है क्रेडिट और मैनेजमेंट, दो वर्ड है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है इन बैंकिंग टर्म, क्रेडिट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी a bank lends to a borrower with the expectation that it will be repaid in the future, usually with interest। यानी बैंकिंग की भाषा में कहे तो शाख का या ऋण से तात्पर्य उस धनराशि से है जो बैंक किसी उधारकर्ता को इस उम्मीद के साथ उधार देता है कि भविष्य में उसे चुकाया जाएगा, और बिल्कुल आमतौर पर ब्याज सहित ही क्या किया जाएगा, चुकाया जाएगा। यानी कि हम अगर किसी को ब्याज के ऊपर चीज़ें या पैसा उधार देते हैं, चीज़ें तो क्या धनराशि उधार देते हैं ब्याज के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट कहते हैं, यानी उधार उसको कहा जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। प्रबंधन का अर्थ हुआ कि हमारे जो लक्ष्य होते हैं, जो पहले से निर्धारित लक्ष्य होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के, उन लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक ढंग से और प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करने के लिए हम संसाधनों की योजना बनाते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं, उनको निर्देशन करते हैं और उनको नियंत्रण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रबंधन या मैनेजमेंट। तो अब हम प्रबंधन किसका करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट का करेंगे। क्रेडिट क्या होता है, ब्याज पर राशि उधार देना, उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। तो क्रेडिट का मैनेजमेंट करना कि समय पे हमें क्या करना है, वापस वापस रीपे करवाना है, यानी कि पेमेंट की रिकवरी भी करनी है, हमें उस पे कंट्रोल भी करना है, उसका सही ढंग से एलोकेशन भी करना है, और सही हाथों में भी देना है। ऐसा नहीं कि हमारा पैसा डूब जाए। तो इन सारी बातों का जो मैनेजमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट मैनेजमेंट कहेंगे। अगला है डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। वो था क्रेडिट मैनेजमेंट का मीनिंग, क्रेडिट का अलग और मैनेजमेंट का अलग। अब बात कर लेते हैं शाख प्रबंधन की परिभाषा। Credit management in banking refers to a systematic approach of managing the credit portfolio of a bank, which includes the evaluation, sanction, disbursement, supervision, and recovery of loans with the goal of ensuring financial safety, profitability, and minimum risk। बैंकिंग में ऋण प्रबंधन या शाख प्रबंधन से आशय है कि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन से है, उसके सही व्यवस्थित दृष्टिकोण से है, जिसमें वित्तीय सुरक्षा, लाभदायकता, न्यूनतम जोखिम सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ ही ऋणों का मूल्यांकन करना, उनकी स्वीकृति करना, उनका वितरण करना, और उसका सही ढंग से पर्यवेक्षण या सुपरविजन करके वसूली भी क्या होती है, इसी में ही शामिल होती है। यानी कि ऋणों को मूल्यांकन, स्वीकरण, डिसबर्समेंट, सुपरविजन, रिकवरी, ये सब किस में आता है, क्रेडिट मैनेजमेंट में आता है। या क्रेडिट मैनेजमेंट का ये क्या है, स्कोप है, जिसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, साख प्रबंधन या ऋण प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, हम क्यों करें ऐसा, क्या ज़रूरत है हमें ऐसा। तो पहला, रिस्क कम करने के लिए, यानी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि हम उधार देते हैं तो कई तरह की रिस्क होती है। सेकंड, एंश्योर रीपेमेंट, हमें वापस पेमेंट की रिकवरी भी तो करवानी है, यानी हमें वापस पेमेंट लेना भी है, तो रीपेमेंट के लिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि हम हमारा बचत का पैसा, या बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो बैंक अपना पैसा देती है, तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका इफेक्ट आता है, इसलिए उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एलोकेट क्रेडिट इफिशियंसी, यानी अपनी क्रेडिट इफिशियंसी को सही ढंग से एलोकेट करना, क्योंकि जो एक्साइज में जो पेपर होगा वही, सॉरी क्या बोलते हैं, पैसा होगा वही उधार दिया जाएगा, अपने पास जो ज़रूरत का पैसा है वो उधार नहीं दिया जाएगा। और अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो
पैसे इधर से उधर करते हैं, उनको क्या की आदत ये लगी होती है कि जो आया उसको दे दिया पैसा उधार पे। अपने यहाँ पे उसका कितना मैनेजमेंट है या अपने यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी की डिमांड है, इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए भी क्रेडिट मैनेजमेंट की नीड है। फिर है कंप्लाई विथ रेगुलेशन, जो भी सरकार ने नॉर्म्स बना रखे हैं, आरबीआई ने बना रखे हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बने हुए हैं, उन सारे नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए भी क्रेडिट मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। समझ लेते हैं सारे को। टू मिनिमाइज रिस्क, प्रिवेंट बेड डेट्स एंड एनपीए, यानी कि डूबत ऋणों को और एनपीए को रोकने के लिए क्रेडिट मैनेजमेंट करना जरूरी है। टू एंश्योर रीपेमेंट, डिजाइन बोरोवर फ्रेंडली रीपेमेंट शेड्यूल, यानी उधारकर्ता के अनुकूल पुनर्भुगतान कार्यक्रम तैयार करें ताकि उधारकर्ता हमें टाइम पे पेमेंट कर सके। जैसे हम ईएमआई होती है, बैंक ईएमआई भी देता है, फिर उसमें ग्रेस पीरियड भी दे देता है। तो ये सारा क्यों देता है, ताकि जो उधार लेने वाला है वह टाइम पे उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या कर दे, पेमेंट कर दे। टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंटरेस्ट इनकम सेफली, लाभदायकता है लाभप्रदता बनाए रखने के लिए सुरक्षित रूप से ब्याज आय का क्या करना, अर्जन करना। टू अलोकेट क्रेडिट इफिशियंसी, ऋण का कुशलतापूर्वक आवंटन करने के लिए। प्रोवाइड लोन्स टू प्रोडक्टिव एंड क्रेडिट वर्दी सेक्टर्स, उत्पादक और ऋण योग्य क्षेत्रों को क्या दिया जाए, लोन लोन दिया जाए। तो सही जगह पे अपने लोन का क्या किया जाए, आवंटन किया जाए, इसके लिए भी इनकी ज़रूरत है। फिर है टू मेंटेन लिक्विडिटी, एंश्योर स्टडी कैश फ्लो थ्रू रीपेमेंट्स, तरलता बनाए रखने के लिए पुनर्भुगतान के माध्यम से जो अपना बिजनेस है, अपना इंस्टीट्यूट है, उसमें स्थिर रूप से नकदी प्रवाह बना रहे। ये भी क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए या क्रेडिट मैनेजमेंट के ये करने के लिए उसकी नीड है। फिर है टू कंप्लाई विद रेगुलेशन, फॉलो आरबीआई लैंडिंग नॉर्म्स, विनियमों का पालन करने के लिए आरबीआई के जो भी ऋण मानदंड बने हुए हैं उन सबको पालन करने के लिए भी क्रेडिट मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, ऋण प्रबंधन के सिद्धांत क्या है, यानी साख प्रबंधन हम जब करते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखते हैं या क्या इसके सिद्धांत है। सेफ्टी ऑफ फंड्स, हमारे धन की सुरक्षा रहे, यानी कि जब बैंक अपना पैसा उधार देता है तो बैंक ये चाहता है कि मेरा जो पैसा है वह डूबे नहीं। तो सिक्योर प्रिंसिपल वाया क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स, तो ऐसे बच्चों को सॉरी ऐसे लोगों को उधार दिया जाए जो वाकई में ऋण योग्य उधार करता है, यानी जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, जो क्रेडिट वर्दी है, उन्हीं को उधार दिया जाए। जिनकी पहले से मार्केट में छवि खराब है उनको उधार नहीं दिया जाए, क्योंकि सेफ्टी ऑफ फंड्स का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि पहला काम है कि हमारा पैसा क्या रहे, सेफ रहे, डूबे नहीं। सेकेंड है लिक्विडिटी प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, इंश्योर टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन्स, तरलता का नियम कहता है कि ऋणों का समय पर क्या होता रहे, पुनर्भुगतान होता रहे। प्रॉफिटेबिलिटी प्रिंसिपल कहता है अर्न थ्रू इंटरेस्ट एंड चार्जेज, कि ब्याज और शुल्कों के माध्यम से कई तरीके की कमाई होती रहे, यानी आप लोन देता है बैंक तो बैंक उस पर ब्याज वगैरह भी लेता है, कई तरह की फीस वगैरह लेता है, तो वो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। पर्पज ऑफ लोन, यानी उद्देश्य क्या है, लैंड ओनली फॉर प्रोडक्टिव यूज, केवल उत्पादक उपयोग के लिए ही क्या दिया जाए, ऋण दिया जाए। ऐसे कार्यों के लिए ऋण नहीं दिया जाए जो गैर उत्पादक है, तो उत्पादक कार्यों के लिए क्या दिया जाए, ऋण दिया जाए। फिर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, जोखिम का विविधीकरण, स्प्रेड लोन्स टू मिनिमाइज रिस्क, जोखिम को कम करने के लिए जोखिम जो लोन है उसके क्या बनाया जाए, पोर्टफोलियो बनाया जाए। कैसे, थोड़ा एग्रीकल्चर को दे दिया, इंडस्ट्रीज को दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दे दिया, ऐसे अलग अलग सेक्टर को दिया है, तो कोई एक सेक्टर के डूबेगा भी तो बाकी सेक्टर तो अपने चल रहे हैं। तो लोन का क्या बनाया जाए, डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, उसको पोर्टफोलियो बनाया जाए। फिर है क्रेडिट वर्दीनेस, चेक बोरोवर्स कैरेक्टर कैपेसिटी और कैपिटल, जो ऋण योग्यता है यानी जो उधार करता है उसका चरित्र, उसकी क्षमता, उसकी पूंजी की जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही उसको क्या दिया जाए, लोन दिया जाए। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड की डिटेल क्लास आपको चैनल पे मिल जाएगी। पहला है यूनिट डिटेल में ही सॉरी यूनिट सेकंड का है टॉपिक क्रेडिट पॉलिसी, साख नीति या साख ऋण नीति या ऋण नीति क्या होती है। A credit policy is a set of guidelines formulated by a bank to decide how loans are issued. क्रेडिट पॉलिसी या साख नीति बैंक द्वारा तैयार दिशा निर्देशों का एक सेट है जो ये तय करता है कि ऋण कैसे जारी किया जाएगा, कब किया जाएगा, किसको किया जाएगा। यानी ऋण देने से संबंधित जो नीति होती है उसको ऋण नीति कहा जाता है। इट डिफाइंस हु विल गेट द लोन, हाउ मच विल बी गिवन एट व्हाट इंटरेस्ट रेट और फॉर हाउ लॉन्ग एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। ये परिभाषित करता है कि ऋण किसे मिलेगा, कितना दिया जाएगा, किस ब्याज दर पर मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा और किन शर्तों के आधार पर मिलेगा। तो ऋण देने से संबंधित जो भी बातें होती है वो क्रेडिट पॉलिसी कही जाती है।
अब नीड क्या है, हमें इस क्रेडिट पॉलिसी की या ऋण नीति की आवश्यकता क्यों है? तो पहला ही है रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन के लिए, रिड्यूस बैड लोन्स एंड एनपीए, खराब ऋणों को और एनपीए को कम करने के लिए। यानी कि अगर हम ऋण नीति बनाएंगे, सही ढंग से बनाएंगे, तो हम सही व्यक्ति को ही लोन देंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति को लोन नहीं देंगे जिसका क्रेडिट स्कोर कम है। तो हमारा इससे क्या होगा, रिस्क हमारी कम हो जाएगी। फिर यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता रहेगी, मेंटेनिंग कंसिस्टेंट लेंडिंग प्रैक्टिसेस, यानी एक रूपता रहेगी, तो ऋण देने की जो परंपराएं हैं उनमें निरंतरता भी बनी रहेगी। प्रॉफिटेबिलिटी, अनेबल सेफ लेंडिंग विथ स्टेबल रिटर्न्स, स्थिर प्रतिफल के साथ सुरक्षित ऋण प्रदान किया जाए, ताकि, क्योंकि स्थिर अगर रिटर्न होगा, यानी कि अगर लेंडिंग का जो स्टेबल रिटर्न्स होंगे, तो कहीं ना कहीं बैंक की क्या बढ़ाएगा, वो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। फिर है रेगुलेटरी कंप्लाइंस, नियामक अनुपालन, फॉलो आरबीआई रूल्स एंड नॉर्म्स, आरबीआई के जो नियम है, जो मानदंड है, उनको फॉलो करने के लिए भी ऋण नीति की आवश्यकता होती है। फिर है कस्टमर स्क्रीनिंग, ग्राहक की जांच करना, अप्रूव जेन्युइन रिजेक्ट रिस्की बोरोवर्स, वास्तविक ऋणदाताओं को स्वीकृत करे और जोखिम भरे ऋणदाताओं को क्या करे, अस्वीकार करे। जैसे बैंक कह देती है आपका अगर सिबिल स्कोर 700 से कम है तो हम आपको लोन नहीं देंगे। तो ये क्या है, एक कस्टमर स्क्रीनिंग का काम करता है। और एक प्रैक्टिस है कि हम ऐसे व्यक्ति को ना दें जो कि क्या है, सस्पेंस में है। सेक्टरल लेंडिंग, यानी क्षेत्रीय ऋण, जिसमें एलोकेट क्रेडिट फेयरली अक्रॉस सेक्टर, सभी क्षेत्रों में ऋण का उचित आवंटन किया जाए, क्योंकि जो अपनी इकोनॉमी है उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर और ये सब आता है। तो अगर बैंक नीति सही ढंग से बनाएगा तो हर एक सेक्टर को वह क्या दे पाएगा, लोन दे पाएगा। और इसके लिए जो आरबीआई है वो एक स्कीम भी लेके आती है, जिसको क्या नाम बोलते हैं, पीएसएल, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। तो ये सेक्टरल लेंडिंग को कंफर्म करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ही लाई जाती है। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट पॉलिसी के कंपोनेंट्स की, क्या क्या इसके घटक होते हैं। पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें एज, इनकम, जॉब प्रोफाइल, क्रेडिट स्कोर आदि चेक किए जाते हैं। फिर है इंटरेस्ट रेट, यानी ब्याज दर नीति क्या होगी। डिसाइड लोन सैंक्शन रेट, जिससे हम लोन सैंक्शन कर रहे हैं, स्वीकृत कर रहे हैं, तो किस ब्याज पर कर रहे हैं, किस ब्याज दर पे कर रहे हैं वो। फिर है लोन लिमिट, हम इस लोन की लिमिट कितनी है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है, कम से कम कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। कोलेट्रल सिक्योरिटी, संपार्श्विक या प्रतिभूति, यानी असेस्ड प्लेज फॉर लोन, यानी जो ऋण लेने के लिए जो वस्तु गिरवी रखी गई है उसको बोलते हैं कोलेट्रल या सिक्योरिटी। रीपेमेंट शेड्यूल, यानी पुनर्भुगतान की अनुसूची क्या होगी। टेन्योर, ईएमआई, ग्रेस पीरियड, ये सब क्या होंगे, यानी कि आपकी ईएमआई कितने दिन की आएगी, उस कितनी अवधि होगी, यदि आप टाइम पर नहीं चुका पा रहे तो ग्रेस पीरियड कितना होगा, ये सब इसमें लिखे होते हैं या इसके ये कंपोनेंट है। फिर लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस फ्रॉम अप्रूवल टू रिलीज, ऋण संवितरण, अनुमोदन से लेकर ऋण जारी करने तक की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस। फिर है मॉनिटरिंग एंड रिकवरी, निगरानी रखना और वसूली करना, फॉलोअप एंड लोन रिकवरी, फॉलोअप लेते रहना और ऋण की क्या करना, वसूली करना। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति। RBI's credit policy, officially called the monetary policy, is a set of measures to control the supply of money and credit in the economy. RBI की जो ऋण नीति है, जिसे आधिकारिक तौर पर मौद्रिक नीति कहा जाता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण की आपूर्ति को क्या करती है, नियंत्रित करने का काम करती है। और इसके कई उपाय होते हैं उनका, यानी कई चीज़ों का ये क्या है, एक सेट होता है, समूह होता है। तो आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसका क्या नाम है, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि साल में 6 बार आती है। और एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसको डिक्लेयर करती है। फिर इट इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ब्याज दरों, मुद्रास्फीति, निवेश और समग्र आर्थिक विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, अब आरबीआई जो ये अपनी मौद्रिक नीति लाता है, मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, उसके क्या उद्देश्य हैं। पहला, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पे नियंत्रण रखने के लिए। रेज रेट्स टू कर्ब प्राइस राइज, यानी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाती है। तो यानी कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऋण नीति लेके आता है या मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है। अगला है सपोर्ट ग्रोथ, विकास को बढ़ावा देने के लिए। लोअर रेट्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें कम की जाती हैं। फिर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता बनाने के लिए। मेंटेन ट्रस्ट इन बैंकिंग सिस्टम, ताकि लोगों का बैंकिंग प्रणाली में क्या रहे, विश्वास बना रहे। फिर है सेक्टरल ग्रोथ,
क्षेत्रीय विकास के लिए सपोर्ट प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई एक्सेट्रा। कृषि और एमएसएमई जैसे क्षेत्र को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को क्या देना, समर्थन। मैंने अभी कहा कि पीएसएल प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, उसके लिए सरकार ये मॉनेटरी पॉलिसी भी लेकर आती है। इसके टूल्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के दो तरीके के टूल होते हैं, एक तो होते हैं जनरल जिसको क्वांटिटेटिव कहते हैं, एक होते हैं सिलेक्टिव जिसको क्वालिटेटिव भी कहा जाता है। क्वांटिटेटिव जो कि मनी की जो मात्रा है उसको प्रभावित करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मात्रात्मक बोलते हैं। और क्वालिटेटिव गुण को प्रभावित करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक कहते हैं। इसमें बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल केस, रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और इसके अलावा CRR, SLR, ये सारे इसमें आते हैं, MSF वगैरह। और इधर राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मोरल शोषण, पब्लिसिटी, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा इसमें आते हैं। इसकी डिटेल क्लास हमने इसकी क्रेडिट मैनेजमेंट की सेकंड यूनिट अपलोड कर रखी है, वहाँ पे हमने बताया है। क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करें तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा दोस्तों, फुल फॉर्म। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब हुआ कि एक एनडीटीएल का बेसिक परसेंटेज, एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंटेज जो कि हर एक बैंक को किसके साथ जमा करवाना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं CRR। एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, जो कि एक दिन का जो शाम को एड लेस करके यानी डेबिट क्रेडिट का सबका मैनेजमेंट करके जो स्कोर निकलता है या जो बैलेंस निकलता है उसको एनडीटीएल कहते हैं। उसका एक निश्चित परसेंटेज होता है जो हर बैंक को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं CRR। SLR स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि परसेंटेज किसका, एनडीटीएल का, ये रखना पड़ता है लिक्विड में, किसको, बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है। ये गोल्ड में, फॉरेन सिक्योरिटीज में और केस में मेंटेन किया जाता है। CRR केवल केस में मेंटेन होता है। रेपो रेट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट फॉर लोन, यानी कि फॉर बैंक्स, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेता है तो कौन सी रेट पे मिलता है, उसको रेपो पे मिलता है। रीपर्चेज रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक, और जो कई बार कमर्शियल बैंकों से आरबीआई भी लेता है तब किस रेट पे मिलेगा उसको, RRR पे, यानी कि रिवर्स रेपो रेट पे। और जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेंगे तब किस पे लेंगे, रेपो रेट पे। बैंक रेट यानी लॉन्ग टर्म का लोन, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म का लोन लेते हैं तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। इसको हमने डिटेल क्लास में यानी कि जो यूनिट वाइज क्लास है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। क्वालिटेटिव मेजर की बात करें तो मोरल शोषण यानी नैतिक दबाव, बैंकों के साथ आरबीआई के लिए प्रेरित दिशा निर्देश कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो एक मोरल शोषण के साथ भी ऐसा किया जाता है। क्रेडिट राशनिंग यानी लिमिट्स ऑन लेंडिंग टू स्पेसिफिक सेक्टर, ऋण राशनिंग कर दी जाए कि स्पेशल क्षेत्रों को ऋण देने की सीमाएं फिक्स कर दे कि आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। फिर डायरेक्ट एक्शन, आरबीआई पेनल्टीज लगाती है, वार्निंग देती है जब कोई रूल्स को तोड़ता है तब, तो ये डायरेक्ट एक्शन कहा जाता है। इसको मैंने यहाँ पे समराइज किया है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ वाली बात ये बता दूँ, ये पीडीएफ आपको मिलेगी अपनी वेबसाइट पे मिलेगी। वेबसाइट पे जो स्टडी मटेरियल टैब है, स्टडी मटेरियल, उसमें आपको सेमेस्टर सेकंड का फोल्डर है, वहाँ आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप आई होप इसकी जो सेकंड क्रेडिट यूनिट वाली डिटेल क्लास है उसको आप देखिएगा, वहाँ पे हमने इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में हम देखते हैं पहले ही इवेल्युएशन ऑफ बोरोवर यानी उधारकर्ता का मूल्यांकन, यानी कि जिनको हम उधार दे रहे हैं या बैंक जिसे क्रेडिट दे रही है, उधार दे रही है, तो उसका इवेल्युएशन कैसे किया जाता है। Evaluation of borrower refers to the process by which a bank or financial institution assesses the creditworthiness of a person or business before providing a loan or credit facility। उधारकर्ता का मूल्यांकन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कोई बैंक या वित्तीय संस्था ऋण या क्रेडिट सुविधा प्रदान करने से पहले किसी व्यक्ति या व्यवसाय की ऋण पात्रता का क्या करती है, आकलन करती है, तो उसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ बोरोवर। यानी कि चाहे किसी व्यक्ति को या व्यवसाय को बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन दे रहा है तो लोन देने से पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना कि हम सही व्यक्ति को लोन दे रहे हैं क्या, उसको बोलते हैं क्रेडिट इवेल्युएशन ऑफ बोरोवर। द प्रोसेस हेल्प्स द लेंडर डिटरमाइन, यह प्रक्रिया ऋणदाता को क्या निर्धारित करने में मदद करती है,
वेदर द बोरोवर इज केपेबल और ऑफ रीपेइंग द लोन, क्या उधारकर्ता ऋण चुकाने में समर्थ तो है क्या। यानी बैंक है ये, बैंक ने लोन तो दे दिया, ठीक है। लोन देने से पहले उसको ये चेक करना कि इससे हमें वापस रीपेमेंट जब इसको लेने होगा तो क्या ये केपेबल है कि अपना पेमेंट वापस करने में। सेकंड, व्हाट रिस्क आर इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या जोखिम है, यानी कि इसको लोन दिया जा रहे हैं तो इसमें कई तरीके की जोखिम है कि ये डूब गया तो पैसा, या जी इसका कैरेक्टर ठीक है या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों का वो होता है जो कई तरीके की रिस्क को बताता है। तो ये सारी बातें क्लियर होती है जब आप इवेल्युएशन करते हैं। फिर एंड, वेदर द लोन शुड बी अप्रूव्ड, मॉडिफाइड और रिजेक्टेड, और इसी के आधार पर लोन स्वीकृत किया जाता है, उसको संशोधित किया जाता है या अस्वीकृत किया जाता है। अगला है व्हाट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि इवेल्युएशन ऑफ बोरोवर क्यों महत्वपूर्ण है। इट रिड्यूस, या टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रीपेमेंट, यानी कि ऋण न चुकाने की जो जोखिम है उसको वह कम करता है। टू एंश्योर दैट लोन्स आर गिवन टू, सॉरी, टू एंश्योर दैट लोन्स आर गिवन टू जेन्युइन एंड रिलायबल एप्लीकेंट्स, यह सुनिश्चित करता है कि ऋण वास्तविक और विश्वसनीय आवेदकों को ही दिया जाए। यानी कि लोन तो लेने के लिए कई लोग आवेदन करते हैं, लेकिन एक जेन्युइन पर्सन को ही लोन मिले, इससे सुनिश्चित हो जाता है। फिर टू मेंटेन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक, ये बैंक की वित्तीय स्थिति को क्या करता है, बनाए रखता है। इवेल्युएशन बोरोवर, द 6 C's ऑफ क्रेडिट, उधारकर्ता का मूल्यांकन 6 C के आधार पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहाँ से आपका क्वेश्चन छपने वाला है। क्या बोलता है, द इवेल्युएट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ए बोरोवर, बैंक्स फॉलो द 6 C's ऑफ क्रेडिट, ए ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क यूज्ड इन क्रेडिट अप्रेजल, यानी किसी उधारकर्ता की ऋण पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए बैंक क्रेडिट के 6 C का पालन करती है, जो कि ऋण मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त एक पारंपरिक ढांचा है। यानी कि बैंक 6 चीजें देखती हैं किसी भी बोरोवर की, जिसको 6 C के नाम से भी जानते हैं। क्या है, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल, कंडीशंस और क्रेडिट स्कोर। चरित्र कैसा है, वापस पेमेंट करने की क्षमता है या नहीं है, पूंजी कितनी है या क्या है अमाउंट, क्या चीज़ें कोलेट्रल रखी गई है, गिरवी रखी गई है, शर्तें क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है, इन सारे चीज़ का एनालिसिस करके ही बैंक क्या देता है, बोरोवर को राशि उधार देता है। सबसे बात कर लेते हैं कैरेक्टर की, यानी चरित्र, बोरोवर्स की रेपुटेशन कितनी ऑनेस्ट कितना है, उसकी पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री क्या शो करती है, क्या वह सही समय पे सही टाइम पे विश्वसनीय ढंग से लोन वापस चुका भी रहा है, क्या उसकी हिस्ट्री क्या कह रही है, उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, उसकी ईमानदारी कितनी है, ये सारा कैरेक्टर में देखा जाता है। कैपेसिटी की बात करें तो बोरोवर्स फाइनेंशियल एबिलिटी टू रीपे द लोन जज बाई इनकम, अर्निंग्स एंड कैश फ्लो एनालिसिस, ऋण क्षमता का देखना कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो सही क्या वापस लोन पेमेंट करने की, उसके लिए उसके बैंक स्टेटमेंट वगैरह का क्या करना, एनालिसिस करना। कैपिटल, बोरोवर्स ओन इन्वेस्टमेंट इन वेंचर showing commitment and providing a cushion in financial stress। पूंजी की बात करें तो उद्यम में ऋणदाता है, ऋणदाता का अपना इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी कि उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्या अपने बिजनेस में या कहीं बाहर, जो कि उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है कि वित्तीय तनाव से वह सेफ्टी है या नहीं है। यानी कि कैपिटल का मतलब हुआ कि अगर मान लो, जैसे मान लो मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं 8 लाख के, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में, इसमें तो एक तरीके से ये मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस में मुझे सुरक्षा मिल सकती है, यानी बताता है कि मैं कमिटमेंट हूँ मेरे काम को लेके, मेरे पास इतना सेफ्टी अमाउंट पड़ा भी है। कोलेटरल की बात करें, संपार्श्विक यानी एसेट्स प्लेस्ड एज लोन सिक्योरिटी विच बैंक्स कैन सेल टू रिकवर मनी इन कैश ऑफ डिफॉल्ट है। ऋण सुरक्षा की बात करें तो उसके रूप में जो वस्तुएं गिरवी रखी जाती है, जो संपत्ति गिरवी रखी जाती है कि यदि आप टाइम पे आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक उस वस्तु से या उस संपत्ति से क्या कर लेगा, बेचकर रिकवर कर लेगा, तो उसको बोलते हैं कोलेट्रल। कंडीशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, द पॉलिसीज एंड पॉलिसीज दैट इन्फ्लुएंस बोरोवर्स रीपेमेंट एबिलिटी, उद्योग के रुझान जैसे
नीतियाँ और बाहरी कारक जो उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं कि क्या उसकी वित्तीय स्थितियाँ है। फिर है क्रेडिट स्कोर, न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस वेयर हायर स्कोर्स इंडिकेट लोअर डिफॉल्ट रिस्क। यानी क्रेडिट स्कोर क्या कहता है, उधारकर्ता की साख का संख्यात्मक माप है जो कि उच्च क्रेडिट स्कोर कहता है कि रिस्क क्या है, कम है। यानी क्रेडिट स्कोर यदि आपका ज़्यादा है, क्रेडिट स्कोर क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब रिस्क इधर क्या होगी, कम होगी। और क्रेडिट स्कोर कम हुआ तो रिस्क क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपकी जो साख है, क्रेडिट वर्दीनेस है, उसका न्यूमेरिकल एक स्कोर होता है। फेयर प्रैक्टिसेस कोड, निष्पक्ष व्यवहार संहिता। The Fair Practices Code is issued by the Reserve Bank of India to ensure transparent, ethical, and fair treatment of borrowers by banks and financial institutions. बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधारकर्ताओं के साथ पारदर्शी, नैतिक और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा कोई निष्पक्ष व्यवहार संहिता क्या की जाती है, जारी की जाती है, जिसे फेयर प्रैक्टिस कोड कहा जाता है। यानी कि बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो अपने उधारकर्ताओं के साथ एक ट्रांसपेरेंट व्यवहार करे, एक मोरलता का व्यवहार करे, यानी कि एक नैतिकता का व्यवहार करे, एक निष्पक्ष व्यवहार करे। उसके लिए आरबीआई एक फेयर प्रैक्टिस कोड जारी करता है, एक नीति जारी करता है, या यूँ कहे एक रूल्स जारी कर लेता है। तो उसको क्या कहते हैं, निष्पक्ष व्यवहार संहिता कहा जाता है। इसमें किस किस के प्रोविजन होते हैं, लोन एप्लीकेशन कैन क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेसिंग टाइम। यानी ऋण आवेदन के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में इसमें जानकारी होती है। लोन टर्म्स यानी ऋण की शर्तें क्या होगी, और फुल डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट, रेट, टेन्योर एंड चार्ज बिफोर सैंक्शन। स्वीकृति से पहले राशि क्या होगी, दर क्या होगी, अवधि कितनी होगी, शुल्कों का खुलासा सारा स्वीकृति से पहले किया जाए कि आपका लोन इस तरीके से रहेगा। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बनी रहे। नो हिडन चार्जेस, कोई भी छुपा हुआ शुल्क ना हो। ऑल टर्म्स इन राइटिंग, सारी बातें क्या हो, लिखित में हो। नो कोर्सिव रिकवरी, यानी कोई बलपूर्वक वसूली ना हो कि जबरदस्ती हम रिकवरी कर रहे हैं। एथिकल रिकवरी हो विदाउट एनी हरासमेंट, बिना किसी उत्पीड़न के नैतिक वसूली हो। ग्रीवेंस रिड्रेसल, इफेक्टिव सिस्टम फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स, शिकायत निवारण हो, ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी क्या हो, सिस्टम हो, जिससे हम जिससे बैंक क्या कर सके, उन चीज़ों को या कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है उसको रिड्रेस कर सके। टाइप ऑफ बोरोवर्स, उधारकर्ताओं के प्रकार। बैंक्स डील विथ वेरियस टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, अंडरस्टैंडिंग द कैटेगरीज हेल्प्स इन असेसिंग देयर रिस्क प्रोफाइल एंड रीपेमेंट कैपेसिटी। यानी बैंक विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं से लेन देन करते हैं। इनमें इन श्रेणियों से समझने से उनकी जोखिम प्रोफाइल को या पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। एक होते हैं इंडिविजुअल बोरोवर यानी व्यक्तिगत उधारकर्ता, बिजनेस एंटिटी यानी व्यवसायिक संस्थाएं, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, स्पेशल टाइप ऑफ बोरोवर जिसमें हम एग्रीकल्चर, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, स्टार्टअप्स को, वीकर सेक्शन को भी रखते हैं। बात कर लेते हैं सबकी। इंडिविजुअल बोरोवर क्या होते हैं, जो पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं और एजुकेशन लोन लेते हैं, और असेस्ड बाय इनकम, जॉब स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट हिस्ट्री। व्यक्तिगत उधारकर्ता होते हैं जो व्यक्तिगत गृह या शिक्षा ऋण लेते हैं, जिनका मूल्यांकन आय, नौकरी की स्थिरता और क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर किया जाता है। बिजनेस एंटिटीज, व्यावसायिक संस्थाएं, सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप और कंपनीज एक्सेस्ड फॉर लोन बेस्ड ऑन टर्नओवर रेशियो एंड पास्ट परफॉर्मेंस। यानी एकल स्वामित्व हो जाए या साझेदारी हो जाए, कोई कंपनियां हो जाए जिनका ऋण मूल्यांकन उनके टर्नओवर पे, यानी उनके पूरे साल भर में कितना उन्होंने बिजनेस किया उस पे उनका क्या अनुपात है और उनके पिछले सालों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसके आधार पर इनका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडी यानी सरकारी और अर्ध सरकारी निकाय बोरो फंड्स फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स विथ लो रिस्क ड्यू टू सोवरेन बैंकिंग बैंकिंग। संप्रभु समर्थन के कारण कम जोखिम वाली सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भी धन उधार दिया जाता है। फिर स्पेशल टाइप्स की बात करें तो एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसान, फार्मर नीड्स लोन फॉर क्रॉप इक्विपमेंट विद सीजनल रीपेमेंट सपोर्टेड बाय किसान क्रेडिट कार्ड। यानी किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा समर्थित मौसमी पुनर्भुगतान के
7 फसलों या उपकरणों के लिए ऋण की आवश्यकता वाले किसान होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले यानी स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो कि स्पेशली वीमेन होती है, उसमें बोरोइंग कलेक्टिवली फॉर बिजनेस एंड इनकम एक्टिविटीज। छोटे ग्रामीण समूह मुख्यतः महिलाएं होती हैं, जो कि व्यवसाय और आय संबंधी गतिविधियों के लिए सामूहिक रूप से लोन लेती है। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होते हैं, जैसे 8-10 औरतें होती है, वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करती है, जैसे पापड़ बंगोड़ी बनाने का या चटाई दरी बनाने का, जो भी काम होता है गाँव में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर। और ये ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं SGH यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इस ग्रुप को जो लोन दिया जाता है वो स्वयं सहायता समूह वाले लोन में आता है। SME यानी कि small medium enterprises, economic backbone needing flexible finance accessed by project reports, turnover and business viability। आर्थिक आधार जिसे लचीले वित्त की आवश्यकता होती है, जिसका मूल्यांकन परियोजना रिपोर्ट और टर्नओवर के व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है। स्टार्टअप्स यानी कि न्यू हाई रिस्क वेंचर एक्सेस बाय आइडिया, टीम स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टर सपोर्ट, यानी जो नए नए स्टार्टअप होते हैं उन जो, क्योंकि उसमें जोखिम ज़्यादा होती है, नया नया बिजनेस होता है, लेकिन इनका मूल्यांकन किया जाता है कि इनके पास आइडिया क्या है, टीम की कैपेसिटी कितनी है, इन्वेस्टमेंट का किस हिसाब से इनका है और किस लेवल पे ये काम कर रहे हैं, वो उसके आधार पे इसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर है वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वीकर ग्रुप SC STs और वीमेन एटसेट्रा गेट प्रायोरिटी लैंडिंग विद कंसेशनल स्कीम। कमजोर वर्ग जिनको आर्थिक रूप से कमजोर समूह जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं आदि का होना, उनको रियायती योजनाओं के तहत प्राथमिकता वाले ऋण भी मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में हम देखेंगे सबसे पहले डेट रिकवरी मैनेजमेंट, यानी कि जो लोन दिया है बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, तो उसकी रिकवरी का किस तरीके से रहता है, उसका मैनेजमेंट कैसे रहता है, उसकी हम यहाँ बात करते हैं। डेट रिकवरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच बैंक रिकवर overdue or defaults loan mainly through legal mechanisms such as debt recovery tribunals, जिसको DRT कहते हैं। यानी ऋण वसूली वह प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक मुख्य रूप से ऋण वसूली न्यायाधिकरण जैसे कानूनी तंत्रों के माध्यम से अतिदेय यानी जो ओवर ड्यू लोन है, यानी जिनकी किस्तें ड्यू हो चुकी है और वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उन ऋणों की क्या करता है, वसूली करता है। इसके लिए DRT ऋण वसूली न्यायाधिकरण बना हुआ है। इस तरीके की जो लीगल मैकेनिज्म है उनके थ्रू बैंक ये काम करता है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आर स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर दी RDDBFI एक्ट 1993 टू हेल्प बैंक्स रिकवर बैड लोन्स एंड ड्यूज इफिशिएंटली। यानी ऋण वसूली न्यायाधिकरण जो कि RDDBFI अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक विशेष न्यायालय है, जो कि बैंकों को जो खराब ऋण है, यानी कि जो डूबत ऋण है, खराब ऋण की बजाय इसको क्या बोलते हैं, डूबत ऋण है, और जो बकाया राशि है उनको बड़ी ही कुशलतापूर्वक वसूलने में क्या करता है, मदद करता है। DRT यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। DRT आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। ऋण वसूली न्यायाधिकरण भारत सरकार द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण वसूली अधिनियम 1993 के तहत स्थापित अर्धन्यायिक क्या है, निकाय है। DRTs are designed to resolve disputes related to the recovery of loans from defaulters and streamline and recovery process। DRT का उद्देश्य चूककर्ताओं से, यानी जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं टाइम से, चूककर्ताओं से ऋण वसूली से संबंधित विवादों का समाधान और वसूली प्रक्रिया को क्या करता है, सुव्यवस्थित करता है। तो आपसे पूछा जाएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और ये क्या काम करता है, या यूं कहें इसका क्या उद्देश्य है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ DRT, यानी इसके उद्देश्य क्या है। पहला क्विक रिकवरी, वसूली जल्दी करवाता है। फास्ट रिकवरी ऑफ बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल डेट्स, यानी कि जो बैंक और संस्थागत ऋण है उनकी ऋण वसूली ये जल्दी करवाता है। रिड्यूस डिले, विलंब कम करे, यानी अवॉइड लेंदी सिविल कोर्ट प्रोसीजर, क्योंकि एक अलग स्पेशल न्यायालय होता है तो हम जो सिविल कोर्ट है उनमें जाने से बचते हैं। तो सिविल कोर्ट में बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, उन प्रक्रिया से या उस टाइम से ये बचाता है। स्पेशलाइज्ड फॉर्म, ये विशिष्ट मंच है। डेडिकेटेड बॉडी फॉर डेट रिकवरी इश्यूज, जो कि केवल ऋण वसूली मुद्दों के लिए ही क्या है,
बना हुआ है। एंश्योर फेयरनेस, निष्पक्षता जरूर रहती है। फेयर हियरिंग्स फॉर बोथ लेंडर्स एंड बोरोवर, दोनों ही ऋण देने वालों की और उधार लेने वालों की दोनों की ही निष्पक्ष सुनवाई की जाती है। सिंप्लीफाई प्रोसेस, स्पीडी सेटलमेंट ऑफ लोन डिफॉल्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, प्रक्रिया सरल करते हैं और ऋण जो डिफॉल्ट हुए हैं, चूक हुई है और जो विवाद हुए हैं उन विवादों को ये क्या करता है, जल्दी ही निपटाने का काम करता है। फंक्शनिंग ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, अब क्या ये कार्य करता है? फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले तो आवेदन करना। बैंक्स फाइल एप्लीकेशन बिफोर डीआरटी फॉर लोन रिकवरी, सबसे पहले बैंक क्या करता है, वसूली के लिए डीआरटी के समक्ष एक आवेदन फिल करता है, एप्लीकेशन देता है कि भाई ऐसा ऐसा कोई केस है, उसको आप संभालो। फिर जुरिडिक्शन की बात करें, हैंडल्स केसेज वेयर लोन अमाउंट एक्सिस्ट 20 लाख, इसके क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले संभालता है जहां पर ऋण की राशि 20 लाख से क्या हो, ज़्यादा। डेट रिकवरी प्रोसीजर्स एग्जामाइंस डेड अमाउंट एसेट्स एंड डिफॉल्ट सर्कमस्टेंसेस, ऋण वसूली प्रक्रिया में ऋण की राशि क्या है, परिसंपत्तियां और क्या है, डिफॉल्ट हुआ है यानी कि चूक हुई है तो किन परिस्थितियों में हुई है, उनकी ये जांच करता है। मीडिएशन एंड सेटलमेंट एनकरेजेज डिस्प्यूट सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, और ये मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता करके दोनों पार्टियों के बीच, ऋण देने वाले के और ऋण लेने वाले के बीच ये मीडिएटर का काम करता है और उसको निपटाने की कोशिश करता है। मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को क्या करता है, निपटान के लिए प्रोत्साहित करता है। हियरिंग एंड ऑर्डर इशू रिकवरी ऑर्डरिंग ऑर्डर इंक्लूडिंग सेल ऑफ कोलेटरल एसेट्स, सुनवाई और आदेश करता है, आदेश निकालता है कि जो भी गिरवी रखी हुई परिसंपत्तियां हैं उनको आप बेच सकते हो और उनसे क्या कर सकते हो, आप अपनी वसूली कर सकते हो, इस तरीके का ये आदेश भी निकालता है। तो ये एक प्रोसीजर है डेट रिकवरी की। सबसे पहले बैंक एप्लीकेशन देता है और इसकी जुरिडिक्शन में 20 लाख से ज़्यादा की अमाउंट वाले केस आते हैं। डेट रिकवरी प्रोसेस होती है कि ये चेक करता है कि ऋण की राशि क्या थी, क्या संपत्तियाँ किस परिस्थितियों में ऐसा चूक हुआ था, मीडिएशन का काम करता है और लास्ट में हियरिंग करता है और ऑर्डर निकालता है। अगला है अथॉरिटी ऑफ डीआरटी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण का प्राधिकरण। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ये विधायी प्राधिकारी है, एम्पावर्ड अंडर द RDDBFI एक्ट 1993, ये इस अधिनियम के तहत एक सशक्त विधायी प्राधिकारी है। जुरिडिक्शनल अथॉरिटी, ये न्यायालय प्राधिकारी है, हैंडल्स रिकवरी केसेस अबाउट 20 लाख, 20 लाख से अधिक की केसों के मामले को ये संभालता है। पावर टू पास ऑर्डर, आदेश पारित करने की इसके पास शक्ति है। कैन ऑर्डर सेल ऑफ प्रॉपर्टी असेट्स अटैचमेंट एंड लोन रिकवरी, संपत्तियों को बेचने की, संपत्ति को कुर्क करने की और ऋण वसूली का क्या कर सकता है, यह आदेश दे सकता है। एनफोर्समेंट, ऑर्डर एनफोर्स्ड बाय द ट्रिब्यूनल्स रिकवरी ऑफिसर, और जो प्रवर्तन है इसका वो न्यायाधिकरण के वसूली अधिकारी द्वारा आदेशों का क्या करवाया जाता है, प्रवर्तन, यानी उनको एनफोर्स भी करवाया जाता है कि ये आदेश निकला, अब इसको मानना ही पड़ेगा। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ डीआरटी, डीआरटी की प्रोसीजर क्या है और पावर क्या है। फाइलिंग ए केस, यानी सबसे पहले मामला दर्ज किया जाता है बैंक फाइल से, ये वही बातें वापस आ गई हैं कि बैंक अपना मामला डीआरटी में रखते हैं। नोटिस टू डिफॉल्टर्स, फिर जो भी डिफॉल्टर है उस पार्टी को डीआरटी के थ्रू क्या किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है और उसको उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। फिर है एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, जो भी साक्ष्य है उसकी जांच की जाती है। ट्रिब्यूनल रिव्यूज एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, न्यायाधिकरण क्या करता है, जो भी साक्ष्य है, जो भी तर्क है, उनकी समीक्षा करता है। इंटरिम ऑर्डर्स, जो अंतरिम आदेश है, कैन इशू टेम्परेरी ऑर्डर लाइक असेट्स अटैचमेंट, और ड्यूरिंग द प्रोसेस में ही वह संपत्ति को कुर्क करने जैसे अस्थायी आदेश क्या करता है, जारी करता है। जैसे आप बाहर नहीं जा सकते, विदेश जाओगे तो पूछ के जाओगे, आप अपने स्टेट छोड़ के नहीं जा सकते, आपकी संपत्ति जब्त की गई है, इस तरीके के इंटरिम ऑर्डर निकाले जा सकते हैं। फिर आता है फाइनल ऑर्डर, पासेस फाइनल रिकवरी ऑर्डर इंक्लूडिंग असेट्स सेल इफ नीडेड, अंतिम आदेश यदि आवश्यक हो तो संपत्ति की बिक्री सहित अंतिम वसूली का आदेश भी पारित किया जाता है। तो ये प्रोसीजर होती है डीआरटी में लोन रिकवरी करने की। पावर्स ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, क्या पावर है? पहला, पावर टू अटैच प्रॉपर्टी, संपत्ति कुर्क करने की शक्ति है। कैन अटैच द एंड सेल डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी, चूककर्ताओं की संपत्ति को कुर्क भी कर सकता है और बेच भी सकता है। पावर टू डायरेक्ट सेल ऑफ असेट्स, संपत्तियों की बिक्री का निर्देश देने की भी शक्ति है। कैन ऑर्डर सेल ऑफ प्लेज कोलेट्रल, जो भी गिरवी रखी हुई संपत्तियां हैं उनको बेचने की भी क्या करता है, ये बेचने का आदेश देने की भी पावर रखता है। पावर टू पास रिकवरी ऑर्डर, वसूली आदेश पारित करने की भी शक्ति है। कैन रिकवर ड्यूज विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज, और ब्याज और दंड सहित बकाया राशि भुगतान करने का क्या कर सकता है, ये ऑर्डर पारित करने की भी ताकत रखता है। रिकवरी ऑफिस एनफोर्सेस ट्रिब्यूनल्स रिकवरी ऑर्डर,
और जो वसूली अधिकारी है वो न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों को लागू करने के लिए भी पावर रखता है कि उनको लागू किया जाए। लीगल अथॉरिटी कैन टेक लीगल एक्शंस इंक्लूडिंग अरेस्ट इन फ्रॉड और ऑब्स्ट्रक्शन केसेस, यानी कानूनी अधिकारी है धोखाधड़ी और बाधा के मामले में गिरफ्तारी सहित कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। क्योंकि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है इसलिए इसके पास विधायी शक्तियाँ भी है, संपत्तियों को बेचने का कुर्क करने का भी ऑर्डर है, डायरेक्ट सेल करने का भी ऑर्डर है, लीगल अथॉरिटी भी होता है और रिकवरी ऑफिसर भी इसका अपना जो ऑर्डर है उनको एनफोर्स करवाने की पावर भी रखता है। अब मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो क्लासेज है सारी हमने यूनिट वाइज डाल रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये आपको देखनी चाहिए। आज यहाँ से हमने क्योंकि हर यूनिट को डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पे हमने एक समराइज वे में हमने वन शॉट में डिस्कस किया है मोटा मोटा तौर पे। आप डिटेल क्लास को जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और इसकी आपको जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, वहाँ से आपको वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिए, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट। और जैसे भी आप एग्ज़ाम हो फिर हमें ज़रूर आके बताइए कि हमारी क्लास ने आपको किस तरीके से हेल्प करी। धन्यवाद।